जय हिंद दोस्तों। आज अग्निवीर का 22 अप्रैल को पहला पेपर था, पहली शिफ्ट का, है ना। आज हम पहली शिफ्ट के पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे और उसके क्या क्या क्वेश्चन रहे जीएस के, क्या क्वेश्चन रहे साइंस के, वो सारे जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन जितने मुझे मिले, अलग अलग एआरओ के अलग अलग एग्जाम के जितने क्वेश्चन बच्चों ने भेजे, वो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, है ना। वो सभी क्वेश्चन आप देखो, मैथमेटिक्स के मुझे लगभग 17-18 क्वेश्चन मिले, वो मैं कराऊंगा। रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर पूर्णतः नहीं मिले हैं, तो देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जब तक आ जाएंगे तो मैं शाम को रीजनिंग के क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक भाई, आ जाओ जीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो, सबसे पहला जीएस का क्वेश्चन था वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, या हो सकता है एक क्वेश्चन आया हो, बच्चे भूल गए हो, तो दोनों उन्होंने बताया है मुझे, मैं दोनों बताऊंगा। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उसका आंसर है थियोफ्रेस्टस, है ना। और आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते जाओ, है ना। एक क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे इसमें जनक का क्वेश्चन आ गया तो इसमें वनस्पति विज्ञान का जनक आ गया, और जितने सब्जेक्ट के जनक हैं उन सभी सब्जेक्ट के जनक आप एक बार पढ़ लो, पढ़ के जाओ, नेक्स्ट एग्जाम में आपको वो जरूर मिलेंगे, है ना। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी हड्डी पूछिए तो जबड़े की है ना। सबसे मजबूत पूछ रहा है, जबड़े की है। अगर सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी पूछता तो जांग की हड्डी है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी पूछता तो कान की है, स्टेपिस। हड्डियां थोड़ा सा पढ़ के जाना, है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, और बाकी के विटामिन भी पूरे पढ़ लेना भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके पहले बराक ओबामा थे। तो आप 2-3 लास्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो एक बार जरूर पढ़ लेना भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मायोपिया कैसे दूर होता है। मायोपिया देखो, दृष्टि से संबंधित दो बीमारी हैं, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक निकट दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो मायोपिया जो है वो कैसे दूर होगा, अवतल लेंस का चश्मा आप लगाओगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाओगे, उससे मायोपिया दूर होगा। ठीक है भाई। दूर दृष्टि दोष के लिए, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, और निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल दर्पण लगाया जाता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी उर्दू, आप उर्दू याद रखना। ऊ से उत्तल दर्पण, दूर से दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण है। ठीक भाई। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और आप आज एक काम करना, अब इस वाली क्लास में या इस वाले पेपर में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ के जाना, है ना, ध्यान रखना। महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहां हुई थी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी, है ना। इसको आप सर्च देख लेना। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के कारण, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, जो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। लेकिन 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष जो बन गए थे वो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। बढ़ते हैं अगले। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री। अब देखो, शिक्षा मंत्री का क्वेश्चन आया है, विदेश मंत्री का क्वेश्चन आया है। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है ना। तो जब आपने देख लिया कि एक एग्जाम में 2-2 मंत्री आए हैं, तो आप एक काम करो, 2 मंत्री या 3 मंत्री आए हैं, एक काम करना, करंट के सारे मंत्री जितने वर्तमान में हैं मोदी गवर्नमेंट में, वो सारा मंत्रालय जो है वो आप पढ़ के जाना। आप अगर आपका एग्जाम अभी है या कल है या परसों है, आने वाले एग्जाम में भी आपसे मंत्री गण जो है वो पूछ लेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सांस किससे फूलती है, तो श्वास नली एवं फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाए तो ये ऐसा संभव है ना। दौड़ने से फूलती है, और जो लोग धूम्रपान वगैरह कर रहे हैं उनको भी श्वास जल्दी फूलने लगती है। मछली कहां से श्वसन करती है, तो मछली श्वसन करने का जो जगह है उनका, मछली करती है गलफड़ों से श्वसन करती है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और याद रखना आप लोग सभी बच्चे, आप लोग जो एग्जाम देने गए हैं या एग्जाम देने जाने वाले हैं, और जो लोग एग्जाम देकर आए, वो मेरे नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें, जिससे मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए वो एग्जाम जो है वो रिव्यू करा पाऊं, बच्चों को बता पाऊं कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है। मेरा ये नंबर है, आप नोट कर लो, 9685357176। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना। नंबर आप सेव कर लेना, अंशिक गुप्ता के नाम से, है ना, या यूनिक एकेडमी के नाम से आप सेव कर लो। और इस नंबर पे मुझे जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आप मुझे शेयर करो व्हाट्सएप पे। बाकी मैं जितने भी क्वेश्चन मुझे बच्चे भेज रहे हैं उनसे मैं आपको सवाल सारे सॉल्व कराऊंगा। और अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से चैनल है,
उसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, भूलना नहीं इस बात का, है ना भाई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, जीएस के क्या क्या और रहे। अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या रहा। तो भारत का जो प्राचीन नाम है वो आर्यावर्त था। अब जो ऑप्शन में रहा होगा वैसे अपन दे देंगे ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है जवाहर नहर योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जवाहर नहर योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। गरबा कहां का नृत्य है। अब आप एक काम करना, सारे नृत्य एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। गरबा जो है वो बेटा गुजरात का नृत्य है। तो गरबा जो है कहां का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है, इसको पढ़ के जाना। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है वर्तमान में। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अब आप देखो महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्होंने पूछा है, तो आपका काम है कि आप एक काम करना, सभी राज्यों के राज्यपाल याद कर लेना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद कर लेना, सभी राज्यों की राजधानियां याद कर लेना। मैं अपने आर्मी वाले बच्चों को बराबर से ये चीजें कह रहा था कि भाई जो वर्तमान की चीजें वो पढ़ के जाओ, एग्जाम में करंट से 2 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और मेरी बात कभी गलत होती नहीं है। देखो ये सब राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राजधानियां, ये सब आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है साइंस से है, एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर का मात्रक पूछा उसने, मतलब विद्युत धारा का मात्रक पूछा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसने उल्टा पूछ लिया एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में बेटा सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, इस बात को भूलना नहीं। जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वनस्पति विज्ञान के बताए थे थियोफ्रस्टस, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। नागार्जुन बांध जो है वो किस नदी पर है। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना में स्थित है भाई, है ना। इन सारे क्वेश्चनों को आप देखते जाना, इनको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, और इनकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, उसकी लिंक जो रहेगी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप देख लेना भाई। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ये देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो मैंने उसकी भी डेट याद रखना, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। भारत विश्व में दो बार विश्व युद्ध हुए, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों की डेट आप याद रखना भाई। लिखा है वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है। तो वर्तमान सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, जो भारत के गृह मंत्री भी हैं, इस बात को भूलना नहीं। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन था, या तो क्वेश्चन ऐसा था कि आर्टिकल 12 से 35 तक में क्या है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देश तत्व है ना, मूल कर्तव्य हैं, या कुछ और हैं, है ना। ऐसे या तो ऐसा था क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आंसर था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मतलब भारतीय संविधान से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां पर फहराया था। आप सबको पता है स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो झंडा जो फहराते हैं वो लाल किले से फहराते हैं, दिल्ली के। तो दिल्ली के लाल किले से उनने भी झंडा फहराया था भाई। अगला क्वेश्चन है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने पूछा है। देखो मोस्टली हर चीज मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं, मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं, या तो आप पहली याद कर लो या वर्तमान याद कर लो, ये दो चीजें यहां पे याद करो, वर्तमान में कैसे मिला और पहला कैसे मिला। तो यहां साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है, आपको ये पता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, और इनकी जो रचना थी उसका नाम है हिमतरंगिणी है ना। सबसे चमकीली अधातु कौन सी है। तो सबसे चमकीली अधातु जो है वो आयोडीन है। इसको एक बार और देख लेना, आप सर्च कर लेना और पढ़ लेना, धातु अधातु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लेना। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। आपको पता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 21 करोड़ की लगभग जनसंख्या वहां थी, और आज वर्तमान में लगभग 26-27 करोड़ जनसंख्या वहां हो गई है। जरायुज जंतु कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मुझे मिला, पता नहीं ये सही है गलत है, क्या आया था कि नहीं आया था। तो इसका आंसर जो मुझे मिले वो है मनुष्य, गाय, कुत्ते जो है वो जरायुज जंतु कहलाते हैं भाई। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। देखो आप आर्मी का एग्जाम दे रहे हो, जब ये आर्मी का एग्जाम हुआ नहीं था उसके पहले, मतलब आज ये एग्जाम हो रहा है, इसके पहले मैं पिछले 8-10 दिन से बच्चों से कह रहा हूं कि आर्मी से रिलेटेड चीज पढ़ के जाओ, पेपर में आई ही आई। आप आर्मी का एग्जाम दे रहे हो और आर्मी दिवस ना पूछे, ऐसा संभव नहीं है। मैंने तीनों दिवस याद कराए थे। मैंने आपसे कहा था कि आर्मी दिवस मतलब थल सेना दिवस अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखना कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 के आधे करोगे लगभग तो 8 होगा, 8 के आधे करोगे तो 4 होगा। इनकी मैंने ट्रिक बताई थी, 15, 8, 4। तो 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायु सेना दिवस, और 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। तीनों दिवस आप याद कर लो, भूलना नहीं। 15 जनवरी को थल सेना, 8 अक्टूबर को अपना वायुसेना, और 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस। तीनों दिवस आप पढ़ के जाना, अगले एग्जामों में भैया इनसे क्वेश्चन फिर आपका बन सकता है।
महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च निकाला था, दांडी यात्रा शुरू की थी, वो कहां से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, है ना, दांडी के लिए। और ये शुरुआत जहां तक मुझे याद है 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। तो इस बात को भूलना नहीं। दांडी मार्च जो है उन्होंने कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कांस नगरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। तो कांस नगरी किसे कहा जाता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो कासगंज है, ऐसा मुझे इसका आंसर मिला, कासगंज को कांस नगरी के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? तो ये खेल से रिलेटेड पुरस्कार है। मैंने आपको पुरस्कार सारे बताए थे, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, ये जो है वो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, है ना, ये सारे पुरस्कार जो है वो कोच को दिए जाते हैं, जो प्रशिक्षक का काम करता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। हो सकता है वहां कोच ना लिखा हो, प्रशिक्षक लिखा होगा, प्रशिक्षक लिखा होगा। तो प्रशिक्षक मतलब होता है जो प्रशिक्षण देने का काम करता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसको कोच ही बोलते हैं। तो प्रशिक्षक याद रखना। द्रोणाचार्य विश्वामित्र पुरस्कार कोच को दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भाई। अगला देखो, यूएनओ का मुख्यालय कहां है? इसके मैंने जितने भी संगठन थे उनके मुख्यालय सबके पढ़ा दिए थे। मैंने आपसे कहा था मेरी विविध की जो नोट्स है उससे आप पूरा जो विविध स्टैटिक जीके है वो पूरा याद कर लो। संगठन मैंने सबके पढ़ाए थे, जिसमें यूएनओ सबसे इंपोर्टेंट था। मैंने कहा था यूएनओ का तो पूछेगा ही पूछेगा। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, इसको भूलना नहीं। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क में है। कॉप की वर्तमान बैठक पूछी गई थी। वर्तमान बैठक जो है 28वीं बैठक, 2024 वाली नहीं, 2023 वाली। तो वो यूएई में हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इसको आप एक बार देख लेना। भारत में सोने की खान कहां स्थित है? तो भारत में सोने की खान कर्नाटक में है, इसको भूलना नहीं, है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? अब देखो, बच्चे ने हमसे कहा सर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, शायद वर्तमान वाला उपराष्ट्रपति आया था, तो मैंने वर्तमान भी लिख दे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है उनका नाम है जगदीप धनखड़। और अगर पहले उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा तो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। ये सर्वपल्ली गलत लग गया, सर्वपल्ली थे। पहले भारत के जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। पहले भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, भूलना नहीं, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली, है ना। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। इस चीज को एक बार देख लेना भाई। कुशीनगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। कुशीनगर कहां स्थित है? तो कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो रणोत्सव गुजरात से संबंधित है। अगर रणोत्सव आया था तो गुजरात से है। अगर गणेश उत्सव आया था तो महाराष्ट्र से है। आपको पता है कि सबसे बड़ा, सबसे महान गणेश उत्सव जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना। तो भूलना नहीं कि गणेश उत्सव आएगा तो महाराष्ट्र में है, और रणोत्सव आया था तो गुजरात में। अब जो भी क्वेश्चन हो, है ना। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? गुजरात के जामनगर में है, पढ़ लेना इसको। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो गुजरात के जामनगर में। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में पूछा गया। सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भूलना नहीं इस बात को भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर शायद पूछा गया था, क्योंकि आंसर बच्चों ने कोलकाता दिया मुझे। तो बड़ा चिड़ियाघर मैंने सर्च किया तो शायद वो चेन्नई में आ रहा है। सबसे पुराना चिड़ियाघर अगर पूछा गया है तो कोलकाता में अलीपुर करके है, एक बार इसको देख लेना। प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ओम है। ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है भाई। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछी गई थी, तो वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। मोसाद जो है वो किस देश की खुफिया एजेंसी है? खुफिया एजेंसी जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है ना, आईबी है, ऐसे ही मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी। और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि इजराइल के मौसाजी मिस्र की बारात में, इजराइल के मौसाजी मिस्र की बारात में जापान में नचे। तो ऐसे मैंने कोई ट्रिक बताई थी, उसमें क्या था कि सारे जो खुफिया एजेंसी वो थे, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी वो मोसाद है, ठीक है। और जापान में जो है वो नाइचो है, नाइचो याद रखना उसकी। इजराइल के मौसाजी हैं तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो मोसाद है, उसको भूलना नहीं भाई, ठीक है। 44 क्वेश्चन हो गए। आगे देखो, G20 सम्मेलन लिखा हुआ है, कहां हुआ? G20 सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुआ था 2023 वाला। और ये जब हुआ था तब मैंने आपसे कहा था कि भाई G20 बहुत इंपोर्टेंट सम्मेलन है। अब आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। राम मंदिर बना था तब भी मैंने आपसे कहा था कि राम मंदिर का क्वेश्चन अभी आएगा। जब मैं ये पेपर टाइप कर रहा था, टाइप करवा रहा था, तो मुझे भी एक बच्चे का फोन आया था, उसने कहा सर राम मंदिर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया था। तो अब उसको भी देखना है, राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया हो बना लेना। हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है बेटा। किसकी इकाई है? आवृत्ति की। लिखा है अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून क्यों निकलता है? तो अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून क्यों निकलने लगता है? वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है, इस चक्कर में नाक से खून निकलने लगता है। अब वायुमंडलीय दाब के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। वायुमंडलीय दाब का दाब जो होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो भूलना नहीं भाई।
प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किससे होता है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर दे रहा है तरंगदैर्घ्य प्रकाश के जो कारण है ये 400 से 700 नैनोमीटर करके जो तरंगदैर्घ्य इसकी निकलती है, इससे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई जो है वो वृक्काणु या नेफ्रॉन आंसर दिया था। वाहनों की गति को मापने वाला जो यंत्र है, वाहन की गति को, स्पीड को मापेंगे तो स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर भी दो प्रकार के हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर और एनालॉग स्पीडोमीटर। जो पुरानी गाड़ियां थी उसमें एनालॉग स्पीडोमीटर था, अब जो वर्तमान में नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहा है। तो भाई मुझे ये 50 क्वेश्चन मिले थे जीएस के, जीएस और साइंस के, मैंने 50 के 50 आपको समझा दिए। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स के मुझे कुछ क्वेश्चन मिले वो देखते हैं। अब आ जाओ, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने से, मतलब ये सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है और जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है। मैंने आपसे बताया था खरीदी मूल्य में सीधा गुणा करते, बिक्री मूल्य में उल्टा गुणा करते हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट उल्टा गुणा कर लो, 960 में 20% का लाभ हुआ, 100/120 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12×8 = 96, 8 का 100 में गुणा करोगे, खरीदी मूल्य 800 रुपए आपका आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, किसी भी चीज को खरीदते हैं वो 100 रुपए में खरीदते हैं और उसको जब बेचा जाता है लाभ पर, उसने कहा 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 120 का बेच रहे होंगे। अब 120 यूनिट की वैल्यू आपको 960 दी गई है, 120 से 960 काटेगा, 8 बार में कटेगा, 1 यूनिट का मान 8 आ रहा है, तो खरीदी मूल्य भी तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 800 रुपए हो जाएगा। तो पुराना मेथड है उल्टा गुणा वाला, यूनिट मेथड से करना, उससे भी आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, लिखा है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:7 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। इसकी मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, अगर आपको परिधियों का अनुपात दिया हो, है ना, त्रिज्याओं का दिया हो चाहे परिधियों का दिया हो, अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो आप डायरेक्ट इनका वर्ग कर दोगे, आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो समझो, परिधि का अनुपात दिया है 2πr इक्वल टू कितना दिया है? 3:7। अब इसमें भी 2πr होगा, इसमें भी 2πr होगा, 2π से 2π कट जाएगा, मतलब r का मान आ गया 3:7। ठीक भाई। अब उसने कहा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब इसका पाई से इसका पाई कट जाएगा, r² करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो भाई इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 9:49 होगा। डायरेक्ट मैंने आपको फिर कह दिया, परिधि और त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हो, क्षेत्रफल का पूछा जाए तो इसका वर्ग कर दोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि क्षेत्रफल का दिया हो, त्रिज्या और परिधि का पूछा हो तो वर्गमूल कर देना भाई। जैसे मान लो आपसे वो कह दे कि 9:16 दो वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफल हैं, बताओ उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे भाई। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक, तो भूलना नहीं, इसका वर्ग करके क्षेत्रफल मिलेगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल करके परिधि मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। ये बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। अगर उसने सबसे छोटी संख्या पूछी तो 100 होगी, और अगर उसने सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है तो 101 होगी। आप इसको भी भूलना नहीं, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 101 है। अच्छा, एक बात और सुन लो, 3 अंक की सबसे छोटी पूछी है, कभी 4 अंक की पूछ ले, 3 अंक की कभी बड़ी पूछ ले, तो याद रखना बड़ी से बड़ी संख्या 9 के फॉर्म में होती है और छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो 99 के फॉर्म में होती है। बड़ी से बड़ी संख्या 99 के फॉर्म में है, जैसे 2 अंक की पूछ रहा है तो 99 है, 2 अंक की छोटी पूछ रहा है तो 10 है। अगर वो 3 अंक की बड़ी पूछ रहा है तो 999 होगी बेटा, और 3 अंक की छोटी पूछ रहा है तो 100 होगी। अगर 4 अंक की बड़ी पूछ रहा है तो 9999 होगी, और 4 अंक की सबसे छोटी पूछ रहा है तो ये 1000 होगी। अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो आप कर लेना भाई, है ना। इसमें लिखा है 7, 11, 13 का एलसीएम बताओ। मैं आपको बता चुका हूं अभाज्य संख्याओं का एलसीएम डायरेक्ट गुणनफल होता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाली है भाई। 7 में, 11 में, 13 में कोई कॉमन है ही नहीं, जब कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो 13 7 91 कर लो और 11 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 एकम 11 की एक आएगी, 11 ने 99 और 100। एक बार आप चेक कर लेना 1001 ही हो रहा है क्या, है ना, जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो। 13 7 91, 11 एकम 11, 11 ने 99 और 100। चेक कर लेना एक बार और, ठीक है भाई। लिखा है 11 11 11 का औसत बताओ। एवरेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप या तो सब संख्याओं को जोड़ लो, जितनी है उतने का भाग दे लो, ठीक है भाई। या तो ये होता है कि आप अगर उनमें अंतर समान हो तो बीच की संख्या एवरेज होती है ना। तो आप ये 2-3 तरीके हैं, आप पहली आखिरी जोड़ोगे तब भी आप कर पाओगे। 3 तरीके होते हैं औसत निकालने का। अगर मैं इन चारों को जोड़ लूं तो 11 चौक 44 होगा। टोटल 4 संख्याएं, 4 से भाग दोगे तब भी औसत कितना आएगा 11 का। कभी भी सेम संख्या कितनी बार भी लिखी हो उनका औसत वही का वही आता, चेंज नहीं होता भाई। लिखा है 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो बहुभुज होता है उसको क्या कहते हैं। भाई 3 भुजाओं से घिरा है तो इसको त्रिभुज कहेंगे। अगर 4 भुजाओं से घिरा हो तो उसको बेटा चतुर्भुज कहा जाता है ना। अगर 5 भुजाओं से घिरा हो तो इसको पंचभुज कहा जाता है। अगर 6 भुजाओं से घिरा हो
तो उसको षष्ठभुज कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज ये बनते हैं आपके, इनको भूलना नहीं, है ना। अब बात करते हैं इसमें, ये सिंपल सा सवाल था भाई। अब आंकड़े हो सकते हैं इधर उधर, बच्चे आंकड़े देते हैं, भूल जाते हैं क्या था क्या नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें 4 पूछा था कितनी बार है, तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। 4 आपको काउंट करना है, इसमें 4 जो है मैंने जो डाटा उठाया उसमें 4 बार है, तो भाई इसमें अगर 4 का क्वेश्चन आया तो ये बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन में लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल 84 है, लिख लिया करो इसको। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है बेटा, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 84 वर्ग मीटर है। पूछा उसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई बताओ। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 84। लंबाई का मान हमें 12 दिया है, तो 12 गुणा चौड़ाई इक्वल टू 84। 12 से 84 काटोगे, 12 से तो 84 होता है क्या, तो भाई चौड़ाई जो आएगी वो 7 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो बहुत सिंपल सवाल आए थे, गणित के सवाल बहुत सिंपल थे, जीएस भी सिंपल ही है, कुछ कठिन नहीं है। इस सवाल में देखो एमडीएच वाला सवाल है, 5 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। देखो 5 आदमी है, एक काम को 10 दिन में कर रहे, एक काम है 5 आदमी 10 दिन में एक काम कर रहे, तो पूछा उसी काम को एक दिन में करवाना हो तो कितने आदमी उस काम को करेंगे, तो हमें आदमी नहीं पता, कितने दिन में करवाना, एक दिन में करवाना, दिन एक है, काम भी एक ही है ना। अब ये तो सब खत्म ही हो जाएगा, एक का तो कोई मतलब नहीं, 10 50 50 इस सवाल का आंसर होगा, मतलब 50 दिन में 50 आदमी उस काम को एक दिन में कर पाएंगे। अगर एक दिन पूछा होगा तो 50 होगा, अगर उसने ये कह दिया होता कि एक आदमी कितने दिन में करेंगे तो भी 50 दिन हो जाता। ठीक है भाई, तो देख लेना जो भी सवाल इसका रहा हो आंसर 50 आ जाएगा। इस सवाल में लिखा है, इसको हल करो, भिन्न का सवाल है, बहुत सिंपल है, आप चाहो जैसे कर लो। यहां अगर आप एलसीएम लोगे तो 14 आएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 10 और 1 11, 11 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 5/14। ठीक भाई, तो आप देख लेना इसको, ठीक, और मुझे बता देना इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो। 10 और 1 11, 11 में से 6 जाएगा, 5/14 तुम्हारा सवाल का सही जवाब होगा। बहुत सिंपल सवाल आए हैं। अब ये देखो अनुपात का सिंपल सवाल आया, और जब मैं अनुपात पढ़ा रहा था तब भी मैंने बच्चों से कहा था कि अनुपात को अच्छे से कर लेना, अनुपात से आयु से एक आध सवाल आता ही आता है, मिश्रण से आता ही सवाल है। क्वेश्चन ने कहा 27/21 को सरलता रूप में रखो, अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो नाम 27, 3 से इसको काट दूं 3×7=21। अब ये कटेगा नहीं, तो इस सवाल का जो सरलतम रूप होगा वो होगा 9:7। तो बहुत सिंपल सवाल है, सारे सवाल सिंपल ही सिंपल आए थे। गणित के मैंने तो बहुत कठिन लेवल तक के भी पढ़ा दिए थे, मैंने कहा था बच्चों से अगर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए तो परेशान नहीं होना, जबकि सवाल बिल्कुल सिंपल ही आते हैं। लिखा है एक ऐसी संख्या ज्ञात करो, मैंने संख्या को x मान ली, उसने कहा जैसे 3 से गुणा करना पड़े, 3 से गुणा कर दिया, एक जोड़ना है, एक जोड़ दिया, बराबर में 10 आता है, बराबर में 10 लिख लिया। 3 का x में गुणा करोगे 3x, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का होकर 9 बन जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक भाई, तो बहुत सिंपल सवाल था, उसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। लिखा है 70 लीटर मिश्रण है, ये ले लिया मैंने 70 लीटर मिश्रण, इस मिश्रण में 30% दूध है। अब मिल्क भी है और बटर भी है। अब वो कह रहा है कि जो मिल्क है वो 30% है, दूध अगर 30% है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बटर होगा वो 70% होगा। वो पूछ रहा पानी की मात्रा बताओ, अब अपनी बेवकूफी होगी 30% का मान निकालना, डायरेक्ट पानी का मान निकालो ना, तो 70 का 70% निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर है। 70 का 70% निकालेंगे, बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7×7 49 लीटर तुम्हारी जो होगी पानी की मात्रा होगी। और अगर मैं 70 का 30% निकाल दो तो 7 या 21 लीटर तुम्हारा दूध आ जाता, तो दूध तुम्हारा 21 लीटर है। अब 70 में से 21 घटा लो तो भी 49 आ जाएगा, ऐसे कर लो, चाहे 70 का डायरेक्ट 70% निकालोगे तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49 लीटर। तो पानी की मात्रा पूछिए भाई, पानी की मात्रा जो होगी 49 लीटर होगी, दूध की मात्रा 21 लीटर होगी, टोटल जो मिश्रण है वो 70 लीटर का है। सवाल बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं भाई। ठीक है, देखो अगला सवाल, कितना सरल सवाल है, बच्चा सवाल है। 250 का 10% बताना है, तो 250 का अगर हमें 10% बताना है, का मतलब गुणा होता है, 10% फाइंड करना है, 0 से 00 कट जाएगा, 25 से कम 25, ये सवाल का सही जवाब है। 250 का 10% बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें। अगला सवाल है 20 संख्याओं का औसत 8 है। मैंने ये औसत वाले सवाल कराए थे, 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 8 है, तो 20 का 8 में गुणा करोगे 160 हो जाएगा। इन्हीं 20 संख्याओं को उसने डिटेल में दे दिया कि पहली 10 संख्याएं हैं उनका औसत 10 है, 10 का 10 में गुणा करोगे 100 हो जाएगा। अब वो कह रहा जो शेष संख्या 10 बची उनका औसत बचाओ। देखो 20 थी, इनके पास टोटल 160 रुपए थे, 10 संख्याओं के पास 100 रुपए हैं, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 संख्याएं बचेंगी, 160 में से 100 माइनस करोगे 60 रुपए बचेंगे। 10 लोगों के पास 60 रुपए हैं, तो पर व्यक्ति कितना रुपए होगा, पर व्यक्ति कितना रुपए होगा, 6 रुपए होगा, मतलब जो एवरेज आएगा शेष 10 संख्याओं का वो 6 आएगा। ठीक भाई, तो ये तुम्हारा सवाल था, बहुत सिंपल है, और ये ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे कराए थे।
अगला क्वेश्चन है 2500 रुपए की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। मैंने बच्चों से उस समय जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो मैंने कहा था एसआई से और सीआई से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ऊपर का क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से कर पाओगे। ध्यान से देखो, साधारण ब्याज बताना है तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन। मूलधन आपको दिया है 2500 रुपए, मूलधन गुणा रेट 5% दी गई है, समय आपको 3 वर्ष दिया है, बटे में क्या आता है 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125, 125 का 3 में गुणा करोगे 375 इस सवाल का साधारण ब्याज है। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ ज्यादा खास था नहीं, बहुत ज्यादा डाउट वाली भी बात नहीं है भाई। इस सवाल को देखो, मैंने ये प्लस वाले के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू p हो, और अगर आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था p स्क्वायर माइनस 2 आप कर लेना, जो भी आपको दिया हो। जैसे यहाँ p की जगह पर 4 दिया है, इसका मान आपसे पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस से 2 जाएगा, आंसर आएगा भाई 14। ये सवाल का सही जवाब है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे अलजेब्रा के, कुछ छोटे छोटे प्लस वाले का माइनस वाले का। तो ये सवाल आपका आया, मैंने बच्चों से कहा भी था कि आप इनको पढ़ लो अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा कि 45, 50 और 90 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे और बड़ी से बड़ी हो। तो मेरे हिसाब से 5 है। अगर मैं 5 से काटना शुरू करूं तो 5 9 45, 5 10 50 और 5 से 90 काटोगे 9 बार। अब इनमें कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, 9 10 9 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इस सवाल का जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। ठीक भाई, आप आंसर लिख लेना, इसका एचसीएफ 5 होगा। और ये सवाल ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो बच्चे मुझसे एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, है ना, वो आप देख लेना एलसीएम और एचसीएफ में। एचसीएफ की और एलसीएम की सबसे टॉप मेथड यही है कि आप ऑप्शन से काट काट के देख लो, जिस बड़ी संख्या से ये तीनों कट जाएंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। ज्यादा परेशानी है नहीं, लोड नहीं लेना आपको किसी भी बात पे। 10 के विभाज्यता का नियम पूछा है। 10 के विभाज्यता का सीधा सा नियम है कि जिस ऑप्शन में लास्ट में 0 हो, लास्ट डिजिट जो हो, लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो, लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो, तो वो संख्या जो है 10 से कट जाएगी, और इसके अलावा कोई नियम 10 का नहीं है। कम से कम एक 0 हो, 10 हो 15 0 हो कोई दिक्कत नहीं, एक 0 तो होना ही चाहिए। अब ये बहुत सिंपल सवाल है। देखो भाई 10 लिखा हुआ है, ये कोई सरलीकरण का सवाल आया था, मेरी टीम ने इसको उठा के ऐसा लिख दिया। जो भी सवाल हो, पता नहीं है क्या था, आप सरलीकरण के सवाल लगा के जाना। 5 का 2 में गुणा करोगे 5 दूनी 10, 7 का 3 में गुणा करोगे 7 3 21, ये प्लस का 10 माइनस का 10 हट जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 21। आंकड़े हो सकते हैं इधर उधर हो, क्योंकि बच्चे जो पेपर देने जाते हैं वो 1 घंटे के समय में वो बच्चा पूरा अपनी जी जान झोंक देता है पेपर लगाने में। वो इसके लिए पेपर देने नहीं जाता कि मैं अपने सर को बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या आया था, मैं लिख के ले जाऊं। तो पूरा ध्यान पेपर पे रहता है। फिर बच्चों को जितना याद रहता है उससे ये क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने बताया, ये हो सकता है ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो भाई। अगला क्वेश्चन है 15 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताओ। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। अब अगर मैं 15 का 5 बार पहाड़ा पढ़ूं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पना 75, ये 5 गुणज थे। अब इनमें डिफरेंस सेम है, और मैंने औसत के आपको 3 मेथड बता दिया। अगर डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तो सब में डिफरेंस सेम है, इसका औसत 45 हो जाएगा, खत्म सवाल। हमेशा याद रखो, सब में अंतर समान हो। देखो सब में 15 15 का अंतर है, तो बीच की संख्या हमेशा औसत होती है। अब अगर संख्या बहुत सारी हो, बीच की संख्या ना मिल रही हो, तो पहली और आखिरी जोड़ के 2 का भाग दे दो। पहली को और आखिरी को जोड़ो, 2 का भाग दो। 75 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 का भाग दोगे, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। तो आप ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज के मैंने ये 2 तरीके बताए थे। तीसरा तरीका ये है कि सबको जोड़ो, जितनी है उतने का भाग दे दो, तब भी आप एवरेज निकाल लोगे भाई। अब बात करते हैं इस सवाल को, देखो ध्यान से, ये बहुत सिंपल सवाल आया था। 0.0036 का मान ज्ञात करो। दशमलव हटेगा, आपको पता है नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। 4 से इसको काट दो, 4 नाम 36, 4 से इसको काटोगे 25 चौके 100, 25 बार आ जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारा 9/2500, है ना। अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है कि इसका वर्गमूल पूछा हो। अगर वर्गमूल पूछा जाता तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाता और 2500 का वर्गमूल 50 आ जाता, ऐसा आंसर होता। अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा होता तो, वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगा तो डायरेक्ट आंसर है 9/2500। 4 नाम 36, 4 से ये कट जाएगा 25, 2500, इसका आंसर आएगा। तो भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज मैंने ये पूरे जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने कराए हैं। अभी एक आध सवाल और बचा है तो वो और देख लो। ये देखो, ये अनुपात वाला सवाल आया था, 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 3 7 21। ऐसा सवाल पहले भी कर चुके ना, 27/21 था। तो हो सकता है सवाल मिसमैच हो गया हो या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो, किसी ने बताया हो 27/21 या 3 27 21, जो भी रहा हो, मैंने दोनों प्रकार का करा दिया आपको सवाल। अब आप याद रखो, है ना। जो भी और भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन आप मुझे मेरे नंबर पे भेजो। मैं नंबर आपको एक बार फिर नोट करा रहा हूं, 96 85 35 71 76। यूनिक एकेडमी के नाम से नंबर आप सेव कर लो। मैं आपको सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, और अभी जितने आर्मी अग्निवीर के पेपर होने वाले हैं
उनके 100% जेन्युइन जो क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आए होंगे, मैं हर बार बच्चों से चेक कर रहा हूं उन क्वेश्चनों को, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कोई बच्चे ने झूठा क्वेश्चन तो नहीं दिया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, मैं सारे आपको सॉल्व करा रहा हूं। और अगर मान लो एक आध दो चार सवाल अगर गलत भी आ भी गए होंगे तो आपको क्या जाएगा पढ़ने में, पढ़ लो भाई, जितना आपको मिलेगा वो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना। मैं जिससे आप मुझे मोटिवेशनल मिलेगा तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।